नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बस एक महीने से एक दिन कम महाराष्ट्र के वोटर अपना फैसला सुना देंगे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं। गांव, शहर, मुस्लिम मोहल्ले, दलित मोहल्ले, हर जगह वो घूम रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ के अंदर से भी डायरेक्ट रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही हैं। और एक बात तय है, महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफा बिल्कुल नहीं है। एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर जबरदस्त टक्कर है। अलायंस पार्टनर्स के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़े की खबरें आ रही हैं, पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर जो दंगल इस वक्त चल रहा है, दरअसल इसके पीछे यही भीषण मुकाबले वाला एंगल है। 288 सीटों में से करीब 250 सीटें ऐसी हैं जहां कोई भी बाजी मार सकता है। जब इलेक्शन ऐसा रोचक हो जाए तो नेता और जनता दोनों ही एक ग्रुप, एक एक कास्ट के मिजाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र का पहला सर्वे रिलीज हुआ है। क्या रुझान आ रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए और पूरी बात समझिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर नया सर्वे आ गया है। मुस्लिम किसके साथ हैं, ओबीसी किसके साथ हैं, मराठा किसके साथ हैं, नतीजों में क्या होगा उसका ट्रेलर आ गया है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, शरद मुस्लिम वोट, मराठा वोट, दलित पर दांव लगा रहे थे, लेकिन मुस्लिम वोट भी टूटेगा, मराठा वोट भी टूटेगा, दलित वोट भी टूटेगा और महायुति में बंटेगा। सर्वे में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सिर्फ अपर कास्ट में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि कांग्रेस गठबंधन वाले एमएमडी यानी मराठा मुस्लिम दलित फार्मूले का तोड़ भी निकालती दिख रही है। महाराष्ट्र में अपर कास्ट के बीच सर्वे में महायुति को महाविकास अघाड़ी पर 45% की लीड है, जबकि मराठा वोटर्स के बीच 18% और ओबीसी समुदाय में अघाड़ी पर 16% की लीड है। सर्वे में कांग्रेस का दलित वाला नैरेटिव भी टूटता दिख रहा है। महायुति ने दलित समुदाय में महाविकास अघाड़ी पर 7% की लीड बनाई है। इसके अलावा अपर क्लास रिच वोटर्स के बीच महायुति को 17% की बढ़त दिख रही है। सर्वे में कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी की गाड़ी का इंजन मुसलमान वोटर्स बने हुए हैं, जबकि आदिवासी, बौद्ध और न्यू बौद्ध अघाड़ी की गाड़ी को तेजी से बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में महाविकास अघाड़ी को मुसलमान वोटर्स के बीच 48% की लीड लेने का अनुमान है, जबकि बौद्ध और न्यू बौद्ध के बीच 44% की लीड है। इसके बाद आदिवासी वोटर्स के बीच 30% की बढ़त है। पुअर क्लास और लोअर क्लास के बीच 11% और 5% की लीड है, जबकि किसान वोटर्स के बीच महाविकास अघाड़ी 11% की बढ़त बनाती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के आरक्षण वाले नैरेटिव ने असर दिखाया था। महाराष्ट्र में मराठा, मुस्लिम और दलित ने महाविकास की गाड़ी आगे बढ़ाई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी को 62% के स्ट्राइक रेट के साथ 48 में से 30 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी गठबंधन वाली महायुति को 35% के स्ट्राइक के साथ सिर्फ 17 सीटें ही मिली थीं। जिस मराठा आंदोलन से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, सर्वे में वो नैरेटिव अब टूटता दिख रहा है। ये महाविकास आघाड़ी का हमेशा षड्यंत्र रहा है कि जाति धर्म के आधार पे वोट लेना। पिछले बार आपको देखा होगा, आपने कहा, शरद पवार जी ने कहा था कि महाराष्ट्र मणिपुर होगा। जब चुनाव आता है कोई ना कोई, तो महाविकास आघाड़ी षड्यंत्र करती है। हिंदू को बोलेंगी कि मुस्लिम आपके खिलाफ है, मुस्लिम को बोलेंगी हिंदू आपके खिलाफ है। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो हिंदुस्तान से मुस्लिमों को निकाल देगी, बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। ये जो झूठा प्रचार और झूठे काम महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कर रही है, लेकिन झूठा बहुत दिन नहीं चलता। एक बार उन्होंने लोकसभा में करके देखा है, अब झूठ का बदला भी लोग लेंगे, जिस प्रकार से हरियाणा में लिया है। महाराष्ट्र में 28 से 33% के बीच मराठा वोटर्स हैं।
100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। मराठा आंदोलन की वजह से बीजेपी को मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मराठवाड़ा में पूरी तरह खत्म हो गई। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने 9 में से 4 सीटें जीती थीं। बीजेपी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए सबसे पहले सीट शेयरिंग पर काम किया और 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर महाविकास अघाड़ी पर बढ़त बनाई। दूसरा, जमीन पर होमवर्क शुरू कर दिया। बीजेपी जमीन पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में कैंपेन कर रही है। विरोधियों की एक्टिविटी पर करीब से नजर रख रही है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पर फोकस कर रही है। वेलफेयर वर्क को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। हर जाति तक पहुंच बना रही है। मराठा आंदोलन के असर को कम करने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ महाविकास की गाड़ी सीट शेयरिंग पर ही अटकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही। कोई झगड़ा नहीं है, सब एक साथ है। फिर सीटों में थोड़ा सा बात चल रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। जल्दी हो जाए। आज हमारा सीईसी है सर। कांग्रेस के सीट पर ही बाकी आपके जो दोस्त पार्टी है वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो नहीं, वो तो अलायंस में हर पार्टी अपना अपना अधिकार बताते हैं, उसमें कोई तर्क की बात नहीं है, कोई मतभेद की बात नहीं है। हम लोग सब बैठ करके उसको तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की सेना अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रही है। कांग्रेस से त्याग करने की बात कर रही है, पीछे हटने को कह रही है। दिल्ली से मुंबई तक बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन लिस्ट नहीं निकल पा रही। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। कुर्बानी की नहीं बात देश हित की और महाराष्ट्र हित की है। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाज या संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। सुबह संजय राउत ने कहा कि आज समझौता पक्का हो जाएगा और शाम तक लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की बात कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मुंबई की बैठक में शामिल नहीं हो पाने की बात कह रहे हैं। 40 सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। महाविकास अघाड़ी के बीच 28 सीटों पर विवाद है। इनमें विदर्भ की 12 सीटों पर सबसे ज्यादा रार है। इन सभी 12 सीटों पर उद्धव सेना दावा कर रही है। नासिक पश्चिम सीट पर भी शिवसेना यूबीटी दावा ठोक रही है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को बेपटरी होने से रोकने के लिए शरद पवार आगे आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में समझौता करा रहे हैं। शरद पवार के समझाने के बाद भी दोनों अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ सीटों पे चर्चा चालू है। हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक थी, उसमें भी निर्णय लिए गए और उसमें 2-3 सीट के ऊपर चर्चा बाकी है। वो भी शिवसेना और राष्ट्रवादी करके फाइनल यादी हम जाहिर करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर हम इकट्ठा मिलकर बैठने वाली है। कुछ सीटों के बारे में कांग्रेस और शिवसेना और या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में चर्चा
चल रही है उसके ऊपर भी फैसला करके अंदाज है कि हम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तीनों पार्टी इकट्ठा हमारी सीटें जाहिर करेंगे। एक तरफ जहां टीम राहुल के बीच रार मची है, दूसरी तरफ टीम मोदी खोलकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए, जबकि 13 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है। बीजेपी की लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। इनमें 11 ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 79 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है और सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी चुनाव लड़ेंगे। 5 विधायकों के टिकट कटे हैं। सूची में किसी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है। मुंबई में 16 विधायकों में से 14 को दोबारा मौका दिया गया है। मोदी की टीम महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए एक एक सीट का कैलकुलेशन कर रही है। जीत हार के फैक्टर पर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में तीनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। महायुति और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच कुछ सीटों पर सपोर्ट करने पर सहमति बनी। जिन सीटों को लेकर बातचीत हुई है उनमें शिवड़ी, वर्ली और माहिम के अलावा अन्य सीटें हैं। महाराष्ट्र में मोदी की टीम सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं कर रही, जमीन पर भी उतर चुकी है। कमजोर कड़ियों पर काम किया जा रहा है। रीजन वाइज स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में कुल 6 रीजन हैं। पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। विदर्भ में 62, मराठवाड़ा में 46, कोंकण में 39, मुंबई में 36 और नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 6 रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 4 रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। विदर्भ में बीजेपी को 33% वोट, मराठवाड़ा में 24%, मुंबई में 29% और नॉर्थ महाराष्ट्र में 26% वोट शेयर रहे और इसी के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी रही। जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में 25% और कोंकण में उसे 18% वोट मिले। लेकिन 2024 में मराठा आरक्षण आंदोलन और दलितों वाले नैरेटिव ने बीजेपी की गणित खराब कर दी। 2019 में जिस विदर्भ में बीजेपी ने 29 विधानसभा सीटें जीती, 2024 चुनावों में बीजेपी यहां पर सिर्फ 15 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। मराठवाड़ा में बीजेपी ने 2019 में 16 सीटें जीती थीं, जबकि 2024 में 8 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। 2019 में बीजेपी ने मुंबई रीजन में 16 सीटें जीती, लेकिन 2024 में 9 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 13 सीटें जीती थीं। 2024 में सिर्फ यहीं पर अच्छा प्रदर्शन किया और 20 सीटों पर बढ़त बनाई। बीजेपी ने 2019 में पश्चिम महाराष्ट्र में 20 सीटें जीती थीं। 2024 में यहां 17 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। 2019 में कोंकण रीजन में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 लोकसभा में भी सिर्फ 11 सीटों पर ही बढ़त बना सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मराठा वोटर्स, ओबीसी वोटर्स और दलित वोटर्स ने बीजेपी से दूरी बनाई। बीजेपी ने तीनों पर होमवर्क किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले वेलफेयर स्कीम्स की सौगात दी। देखिए, ये अननेचुरल अलायंस है, ये कोई नैसर्गिक अलायंस नहीं है। तो ये अननेचुरल चीज़ कितना समय टिकेगी ये सब जानते हैं। ये जब तक अपना अपना कन्वीनियंस चलता है तब तक चलेगा। कन्वीनियंस ख़त्म हो जाता है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। 100% सरकार वापस आएगी। महायुति की सरकार महाराष्ट्र में 24 नवंबर को बनती हुई दिखेगी। मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना लेकर आए। 18 से 65 साल की उम्र की 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे रहे हैं। बीएमसी के 92,000 से ज्यादा कर्मचारियों को दिवाली बोनस दे रहे हैं।
ओबीसी हो या दलित, आदिवासी हो या अगड़ा, बीजेपी की लड़की बहन योजना का हर वर्ग में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। विधानसभा चुनावों में ये स्कीम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह गेम चेंजर साबित हो सकती है, जहां पर पिछले साल बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। 2024 में मराठवाड़ा और विदर्भ में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में बीजेपी सबसे ज्यादा ताकत भी यहीं लगा रही है। इस चुनाव में 62 विधानसभा सीटों के साथ विदर्भ को किंग मेकर माना जा रहा है। इस रीजन में मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस रीजन में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। यहां पर हिंदू आबादी 77% है, जबकि मुस्लिम 8% और बौद्ध 13%। महाराष्ट्र में कुल बौद्धों का 46% विदर्भ में ही रहते हैं। विदर्भ बीजेपी का भी मजबूत गढ़ रहा है। 2014 में बीजेपी ने यहां पर रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती थीं। 1999 में कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने 23 सीटें हासिल की थीं। बाद के चुनावों में इस संख्या में उतार चढ़ाव आया। 2004 में बीजेपी ने 18, कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। 2009 में कांग्रेस को 24, बीजेपी को 19 सीटें मिली। 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी को 44 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 10 पर सिमट गई। 2019 में बीजेपी की सीटें घटी और 29 रह गईं, जबकि कांग्रेस बढ़कर 15 हो गई। इस बार बीजेपी विदर्भ में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है कि ओबीसी वोटों में बिखराव ना हो। इस रीजन में अघाड़ी का मुकाबला करने के लिए अमित शाह और भूपेंद्र यादव खुद मैदान में हैं। महाराष्ट्र में धनखड़, माली, कुनबी, वंजारी और कम से कम 50 अन्य ओबीसी समुदाय बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ रहे हैं। इनमें से कुछ मराठा आंदोलन की वजह से दूर हुए थे। बीजेपी हर छोटे ओबीसी समूह और उनके नेताओं पर फोकस कर रही है और ओबीसी बनाम मराठा बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने हरियाणा में कुछ हद तक किया था। भूपेंद्र इन क्षेत्रों में ओबीसी समूहों की 168 बैठकें कर चुके हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में दूर चले गए दलित वोटर पर भी फोकस कर रही है। मीटिंग के जरिए कांग्रेस के आरक्षण वाले नैरेटिव का भ्रम दूर कर रही है। खासकर बौद्ध वोटों पर फोकस किया जा रहा है। किरण रिजिजू बौद्ध दलितों पर काम कर रहे हैं, जो दलित आबादी का 60% हैं। इसके अलावा बीजेपी महार, चनार, मातंग, वाल्मीकि और अन्य समुदायों तक पहुंच रही है। उनका समर्थन पाने के लिए काम कर रही है। बीजेपी का फोकस SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर भी है। इन सीटों का जिम्मा मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को सौंपा गया है। इन सीटों पर रिजिजू नियो बौद्धों को बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में SC और ST के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से नंबूरदार, गढ़चिरौली, पालघर और डिडोरी ST के लिए आरक्षित हैं, जबकि अमरावती, रामटेक, लातूर, सोलापुर और शिरडी SC के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में इनमें से 6 सीटें जीती थीं और बीजेपी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी का फोकस मराठवाड़ा पर भी है। यहां पर हरियाणा वाला फॉर्मूला अपना रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है कि मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन विधानसभा चुनावों पर असर न डाले। बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 25 मराठा नेता भी हैं, जिन्हें बीजेपी मैदान में उतार चुकी है। हरियाणा से सबक लेते हुए हर छोटी छोटी गैर मराठा कास्ट तक पहुंच बना रही है, छोटी छोटी बैठकें कर रही है। हरियाणा में भी बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले ऐसी 100 बैठकें की थीं। एक और जहां बीजेपी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, लोकसभा चुनाव में हुई छोटी छोटी गलतियां दूर कर रही है, कांग्रेस अभी भी सीट शेयरिंग में ही अटकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही। दिवाली बस आने वाली है, लेकिन दिल्ली आज डर गई। दिवाली से पहले दिल्ली को खतरे वाली खबर मिली। दिल्ली में ब्लास्ट जैसी हेडलाइन बरसों पुरानी बात हो गई थी, लेकिन फिर वही हेडलाइन बन गई। दिल्ली में किस मटेरियल से ब्लास्ट हुआ, इसका अब खुलासा हो चुका है। लेकिन दिवाली से पहले धमाका क्यों कराया गया, किसने कराया, इसकी जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां कई थियरीज पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। जांच के दायरे में खालिस्तानी एंगल है, नक्सली एंगल भी है, आतंकी एंगल भी है। लेकिन दिल्ली में जैसे धमाके हुए, उससे साफ है कि ब्लास्ट का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं था।
लेकिन दहशत फैलाना जरूर था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए संदिग्ध क्या उस स्लीपर सेल का हिस्सा हैं जो टेरर मॉड्यूल के लिए देश की राजधानी में काम कर रहे थे? दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन अब तक कहां पहुंची है, पूरी कहानी क्या समझ में आ रही है, देखिए। माइनिंग में ब्लास्ट वाला मटेरियल लाओ, रोहिणी में बम फिट करो, दिल्ली दहलाने का प्लान किसने तैयार किया? संडे को ब्लास्ट होगा, टारगेट स्कूल होगा, जमीन में 1 फीट नीचे बम गाड़ने वाला प्लान किसने बनाया? दिल्ली में सफेद पाउडर वाली साजिश का असली चेहरा कौन है? टेलीग्राम पर जिम्मेदारी लेने वाला कहां छिपा है? तेज धमाका, आसमान में उड़ता धुएं का गुबार। फेस्टिव सीजन से एंड पहले दिल्ली के रोहिणी में जो हुआ उसने टॉप एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। सीआरपीएफ, एनआईए, दिल्ली स्पेशल पुलिस जैसी बड़ी जांच एजेंसी धमाके के तार खंगालने में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दिवाली से ठीक पहले दिल्ली को धमाके से किसने और क्यों दहलाया। रोहिणी इलाके में खाली जगह पर ब्लास्ट का मकसद क्या था? क्या ब्लास्ट के जरिए किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई? इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले ब्लास्ट की इंटेंसिटी देख लीजिए। दिल्ली में यह धमाका सुबह 7:45 पर हुआ। धमाके की वजह से आसमान में धुएं का इतना बड़ा गुबार उठा जितना बड़ा दिल्ली ने शायद ही पहले कभी देखा हो। आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लोगों को लगा कि एक साथ 1-2 दर्जन सिलेंडर फट गए हो। सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ उससे स्कूल की दीवार में छेद हो गया। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से सफेद पाउडर मिला। आखिर वो सफेद पाउडर क्या था? धमाका करने के लिए दहशतगर्दों ने किस मटेरियल का इस्तेमाल किया? कैसे इतना भीषण ब्लास्ट हुआ? इसकी डिटेल जान लीजिए। रोहिणी को दहलाने वाले बम को 3 केमिकल्स मिलाकर तैयार किया गया था। सफेद पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट के पार्टिकल मिले हैं। यही तीनों केमिकल बम बनाने के लिए मिक्स किए गए थे। जिसने भी रोहिणी में ब्लास्ट कराया उसे इन तमाम केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी रही होगी, क्योंकि धमाके के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये केमिकल माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इनका यूज किया जाता है। इन केमिकल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वर्क्स में भी होता है। इस स्पॉट से जो व्हाइट कलर का एक पाउडर बरामद हुआ था, इसके अलावा तार और पेंसिल सेल बरामद हुए थे। एफएसएल के जो सूत्र हैं उन्होंने भी, एफएसएल की टीम ने भी यहां से सैंपल कलेक्ट किए थे। उनके मुताबिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और इसके अलावा नाइट्रेट, इन 3 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि माइनिंग के काम में और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। देश की 4 टॉप की एजेंसियां रोहिणी ब्लास्ट की पहेली सुलझाने में जुटी हैं। एनआईए, एनएसडी, सीआरपीएफ और स्पेशल सेल इस धमाके की जांच कर रहे हैं। रोहिणी ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को एक बड़ी लीड मिली है। एक सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। फुटेज में शनिवार रात एक सस्पेक्ट सफेद रंग की टी-शर्ट पहना खास ब्लास्ट वाले स्पॉट पर नजर आ रहा है। वो ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुकता है, फिर वहां से चला जाता है। इसके अलावा 2 और लोग नजर आ रहे हैं। इनकी एक्टिविटी भी संदिग्ध दिख रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है। जिस वक्त ये ब्लास्ट यहां पर हुआ उसी के समय थोड़ी देर पहले 2 से 3 संदिग्धों को यहां पर देखा गया था। एक सफेद रंग की शर्ट में एक संदिग्ध को देखा गया था। तो क्या उसी ने ये बॉम्ब यहां पर प्लांट किया है? उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था? इसको पता लगाने के लिए जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। उसी के बाद दिल्ली को क्या कोई दहलाने की साजिश थी या फिर इस बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए सीआरपीएफ को कोई मैसेज देना चाहता है हमलावर, उसका मकसद साफ हो पाएगा।
जांच एजेंसियां ब्लास्ट की टेक्नोलॉजी भी समझने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि धमाके वाली जगह से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है। अधिकारियों से जांच रिपोर्ट तलब की जा रही है। एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। इसका खालिस्तानी लिंक भी तलाशा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को लेटर लिखा है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल से जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। रविवार को इसी टेलीग्राम चैनल में ब्लास्ट का वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। उसके बाद इस मैसेज को पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कई टेलीग्राम चैनलों पर सर्कुलेट किया गया। ये वो तमाम टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें ज्यादातर कश्मीर में होने वाले आतंकी एक्टिविटीज की अपडेट्स शेयर की जाती हैं। फिलहाल ये तमाम क्लेम को प्रोपेगेंडा की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अभी धमाके की जांच की जा रही है और इसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और न ही किसी संगठन का नाम सामने आया है। ब्लास्ट के बाद की यहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उस सीसीटीवी फुटेज को अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स जो कि पाकिस्तान से हैंडल होते हैं उसमें खालिस्तान से जोड़कर इनको शेयर किया गया और ये कहा गया कि अगर इंडियन एजेंसीज विदेश में खालिस्तानियों पर अटैक करेंगी तो हम भी उनके पीछे हैं, इस तरीके का दावा किया। हालांकि अभी किसी भी संगठन ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा लोकल पुलिस के अलावा आज एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकायदा इस पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। दिल्ली ब्लास्ट के खालिस्तानी लिंक के अलावा पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। नक्सली, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप और स्लीपर सेल की साजिश के एंगल पर भी पड़ताल कर रही है। एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ रही हैं, जिससे ब्लास्ट के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। नक्सली थ्योरी की भी जांच हो रही है, क्योंकि सीआरपीएफ नक्सली इलाकों में ऑपरेशन करती है। हाल के दिनों में सीआरपीएफ के एक्शन में बड़े नेताओं समेत काफी नक्सली मारे गए हैं। ऐसे में नक्सली दिल्ली में ब्लास्ट कर सरकार को मैसेज दे सकते हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पे हुए ब्लास्ट के अंदर लगातार अलग अलग जांच एजेंसी जांच कर रही हैं। अब तक कई थ्योरीज को लेकर जांच एजेंसी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। असल में ये वो सीआरपीएफ का स्कूल है जिसकी बाउंड्री जो आपको डैमेज दिखाई दे रही है, यहीं पर इस पेड़ के पास मिट्टी में एक बॉम्ब को मिट्टी के अंदर दबा के रखा गया था, जिसके ऊपर मिट्टी और फिर कचरा डाल दिया गया था। लेकिन बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि जब ये धमाका हुआ उस वक्त सिर्फ दीवार तो इतनी डैमेज हुई, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि रोड के दूसरी तरफ आप देखेंगे काफी वाइड रोड है, लेकिन जहां सामने जितनी दुकानें हैं उनके कांच के शीशे जो थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे। जांच में अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। असल में इसको जांच एजेंसी नक्सली अटैक यानी कि कोई नक्सली कोई मैसेज देना चाहता था सीआरपीएफ को लेके, क्योंकि सीआरपीएफ के नक्सली इलाकों में तमाम तरह के ऑपरेशन होते हैं। दूसरी थ्योरी जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन करती है। ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पर ब्लास्ट के पीछे ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं। जांच की अगली थ्योरी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप की है। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच में जुटी हैं। जांच का आखिरी एंगल है स्लीपर सेल और इसकी पड़ताल ही सबसे मुश्किल है। जिस तरह रोहिणी इलाके में बम फिट किए गए, सटीक रेकी की गई, ये बिना किसी लोकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में जांच एजेंसियां स्लीपर सेल की भी जांच कर रही हैं। लेकिन अगर ब्लास्ट के पीछे स्लीपर सेल है तो उनके पकड़े जाने से पहले ये जान पाना मुश्किल है कि आखिर उन्होंने ये ब्लास्ट किसके इशारे पर किया और इस धमाके के पीछे का मकसद क्या है। एजेंसियों को सिर्फ सोर्स या मास्टरमाइंड तक ही नहीं पहुंचना है, ये भी जानना है कि अगर स्लीपर सेल है तो दिल्ली में उनका नेटवर्क क्या है, हिंदुस्तान में स्लीपर सेल कितना एक्टिव है, इनके आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है। ये सारी डिटेल हासिल करना जरूरी है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग 1 फीट गड्ढे के नीचे दबाकर प्लांट किया गया था, जिससे किसी को शक न हो। इसीलिए बम को प्लांट करने के बाद कूड़े से गड्ढे को ढक दिया गया।
ये ब्लास्ट सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था, इसीलिए जांच में सीआरपीएफ भी जुटी है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी। धमाके की वजह से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया। यहाँ पर बाउंड्री के सबसे नीचे की तरफ ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, इसमें गड्ढा करके बॉम्ब को प्लांट किया गया था और ऊपर उसे कचरे से ढक दिया गया था। उसी को लेकर फिलहाल सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट जो है वो स्पॉट की जांच कर रही है कि कितना गहरा गड्ढा था, क्योंकि आप जिस तरीके की तस्वीरें देखेंगे इस तरीके से स्केल से कि मिट्टी जो है वो किस तरीके से दबाई गई थी, बम को कितने नीचे प्लांट किया गया था, उसको लेकर फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी आप लोग क्या जांच कर रहे हैं? इस रिक्रिएशन कर रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो धमाका हुआ उसी की जांच कर रहे हैं। उसी की जांच। अभी तक क्या सर पता लगा कि किस? अभी यहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही है। सर आप कहाँ से आए? आई एम पुणे से। They have come from I am Pune at sea, right? कुछ यस पुणे के। कुछ अभी तक मिला आपको? जो सुराग कोई मिला आपको? सर आप लोग स्पेशली बॉम्ब डिपार्टमेंट से हैं, सीआरपीएफ के, या फिर क्या जांच करने के लिए आप लोग आए? आपको कोई मटेरियल? अभी तो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है। दिल्ली में धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस सीसीटीवी को देखकर लगाया जा सकता है। ये वीडियो जिस सीसीटीवी में कैद हुए वो सामने एक होटल में लगे थे। वीडियो में टाइम भी दिख रहा है। होटल के सामने 2 कार लगी दिख रही हैं और रोड के उस पर दूसरी ओर दीवार के पास ब्लास्ट होता है। ये दीवार सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल है। धमाका इतना जबरदस्त था कि होटल में लगा सीसीटीवी गिर गया, जिसकी वजह से ये वीडियो आपको हिलता हुआ दिख रहा है। जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही बगल के अपार्टमेंट में रहने वाले नरेश कादियान ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। नमस्कार। हेलो। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सी स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने, और जल्दी। सीआरपी स्कूल के पास सर किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। नरेश कादियान ने जैसे ही दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दी, कंट्रोल रूम ने इस बारे में तुरंत एनएसजी को खबर दी, जिसके बाद एनएसजी ने नरेश कादियान को कॉल करके पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरे को अभी आपका नंबर मिला था पुलिस कंट्रोल रूम से। मैं एनएसजी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ जी। कोई उसके बारे में बताया था क्या आपने? सीआरपीएफ स्कूल है प्रशांत विहार में, सेक्टर 14 में। हाँ जी, हाँ जी। इसके सामने बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, बहुत तेज आवाज आई। ओके। और बहुत ज्यादा धुआं उठा, मैंने वीडियो बना लिया उसका। तो आप भेज सकते हैं उसको इस नंबर पे? हाँ, अभी भेज देता हूँ। इस पे व्हाट्सएप है ना आपके पे? हाँ जी, व्हाट्सएप अभी भेजता हूँ। नंबर वो भी लिख दीजिएगा, जगह जो आपने बताई। ओके, बस मैं लोकेशन भेज दूंगा। जी जी। अपने घर की लोकेशन भेजूंगा, पर वो सीआरपीएफ स्कूल में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। एनएसजी की टीम के तुरंत बाद नरेश कादियान, जिन्होंने धमाके का वीडियो रिकॉर्ड किया था, पुलिस को सूचना दी थी। उनके पास फायर कंट्रोल रूम से फोन आया और धमाके के बारे में जानकारी जुटाई गई। फायर कंट्रोल रूम और नरेश कादियान के बीच क्या बात हुई, ये भी सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार। फायर कंट्रोल रूम। हाँ, सर, नमस्कार। आपने कोई कॉल दी है कि ये धमाका हुआ है? हाँ, आवाज सुनी थी मैंने, एम्बुलेंस भी आ गई अभी सीआरपीएफ स्कूल के सामने। तो क्या हुआ है वहाँ पर? आप वहीं सीन पे हो? कहाँ पर हो? मैं तो अपने घर पे हूँ। आवाज सुनी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। अभी एनएसजी वाले का टेलीफोन भी आया था, उनको मैंने वीडियो भेज दिया। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग। किस चीज का धमाका हुआ है, कुछ पता है? मैंने तो ये बम ब्लास्ट दिखा भाई, वो बम ब्लास्ट वगैरह। कोई इंजर्ड है, कोई घायल वगैरह तो नहीं है? ये मैं अपने घर पे हूँ यार, मेरी पोजीशन समझो, मैं मदद कर रहा हूँ। थोड़ा है मैंने के मेरा भाई उड़ा के हो रहा है। नरेश कादियान रोहिणी धमाके के चश्मदीद थे। इन्होंने ही सबसे पहले पुलिस को खबर दी। ब्लास्ट के बाद वहां का क्या मंजर था, कैसे हालात थे और उनके घर से जहां पर ब्लास्ट हुआ उसकी दूरी कितनी है, ये हमने समझने की कोशिश की।
नरेश जी, कल रविवार सुबह कितने बजे का वक्त था, आपने क्या सुना और क्या आपने पीसीआर को बताया? ये 7, साढ़े 7, 8 बजे की बात है, पौने 8 बजे के आसपास। मैं अपना ये जो स्लोटर हाउस है गाजीपुर वाला, हम इस पे रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम फिर एक धमाका हुआ ये बाउंड्री के साथ, तो धमाके के साथ पक्षी उड़े, चहचहाट हुई, तो मेरी ये खिड़कियां ये भी थोड़ी कंपनी इसमें आया। तो मैं जब देखा वहाँ से एकदम गुब्बार उठा धुएं का ब्लास्ट के बाद, तो उसके मैंने वीडियो बना के आप सब लोगों को भेज दिया और पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करके मैंने सूचना दी। तो पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से 7:47 पे वो कॉल गई है। जबरदस्त क्राउड होता है इस रोड पे, और कि वहाँ कई खाने वाले भी हैं, जो लोग हैं वो खाने के लिए जाते हैं, और काफ़ी क्राउड रहता है उस पर। भीड़ भड़का वाला इलाका है, और छुट्टी वाले दिन पहले हो गया, 11 बजे के आसपास होता तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। रोहिणी ब्लास्ट की जांच चल रही है, लेकिन सवाल है जिनके जवाब तभी मिलेंगे जब इस धमाके के पीछे की असली वजह का खुलासा होगा। ब्लास्ट की लोकेशन और टाइमिंग देखने से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला कि धमाके का मकसद सिर्फ और सिर्फ मैसेज देना था। धमाका सुबह के समय प्लान किया गया जब सड़कों पर काफी कम लोग होते हैं। दूसरा कि धमाके से किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। धमाका करने वालों ने संडे का दिन चुना, जिस दिन स्कूल भी बंद रहता है और सड़कों पर भी वीकडेज से कम भीड़ रहती है। अगर यही ब्लास्ट वर्किंग डे में होता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे जांच एजेंसियों को यही लग रहा है कि हमलावर का मकसद कोई बड़ा बॉम्ब प्लांट करना यानी कि जानमाल का नुकसान लेना उसका मकसद नहीं था, बल्कि सड़क किनारे रविवार के दिन सुबह जब भीड़ बहुत कम होती है उस वक्त ये ब्लास्ट करने का मकसद ये था कि वो जांच एजेंसी यानी कि सीआरपीएफ जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है उसको कोई मैसेज देना चाहते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ जो है वो नक्सली इलाकों में ऑपरेशन करती है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीआरपीएफ ऑपरेशन करती है। तो क्या किसी तरह का कोई मैसेज इस हमले के जरिए जो नक्सली है वो कोई देना चाहते थे, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।